नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताना चाह रहा हूँ जिसमें कि अगर मान लीजिए आप सुबह-सुबह उठते हैं और सुबह उठते ही आप किसी चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं यूपीआई के थ्रू, पेटीएम या जितने भी यूपीआई के प्लेटफ़ॉर्म हैं उसमें से जो भी आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू आप पेमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका पेमेंट हो नहीं पाता है। फिर आप ना एटीएम से जाकर अपना पैसा निकालने की कोशिश करते हैं और वहाँ से भी आपका पैसा निकल नहीं पा रहा है। साथ ही साथ आप ये भी कोशिश करते हैं कि बैंक में जाकर वहाँ से विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, बैंक से पैसा भी नहीं निकल रहा है। तो हो क्या रहा है? होता ये है कि जब आप बैंक वाले के पास फ़ोन करके या बैंक विजिट करके जब आप ये पता लगाते हैं कि भाई मेरे अकाउंट में तो पैसे पड़े हुए हैं, तो फिर मैं पैसे का निकासी क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तो बैंक वाले ने आप ये अपडेट किया फिर कि आपके अकाउंट में साइबर फ्रॉड के तहत आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। यानी कि अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए 25 लाख रुपए पड़े हुए हैं, 10 लाख पड़े या कोई भी XYZ अमाउंट पड़ा हुआ है, तो बैंक वाले आपको इंटीमेट ये करते हैं कि फलाना पुलिस स्टेशन, जो कि साइबर फ्रॉड का पुलिस स्टेशन है, वहां से आपके लिए एक मेल आया था कि इस अकाउंट में इतने अमाउंट का साइबर फ्रॉड हुआ है, जिसके तहत आपके अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है। अब इसमें आप ये सोचिए कि उस आम नागरिक जो कि इस साइबर फ्रॉड के मामले में डायरेक्ट संलिप्त नहीं है किसी भी कारण से, सिर्फ किसी रीजन से उसके अकाउंट में उस फ्रॉड के कुछ हिस्से आ गए हों, जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उसके पूरे अकाउंट फ्रीज हो गए, जिससे उसके महीने के फीस, बच्चों के स्कूल के ईएमआई और जो उसके दिन प्रतिदिन के जो खर्चे हैं वो नहीं कर सकता है। साथ ही साथ अगर वो कोई कंपनी है तो वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे सकता, वर्किंग कैपिटल यूज नहीं कर सकता, जिसका परिणाम क्या हो रहा है? इसके परिणाम के तहत अगर आप देखेंगे, पूरा का पूरा उनके जीवन जीने का तरीका, यानी कि आर्टिकल 21 जो और साथ ही साथ आर्टिकल 19(1) का पूरा मतलब स्वतंत्रता से व्यापार करने की व्यवस्था भी चौपट हो जाती है। यानी जो संविधान के मूल अधिकार हैं वो हमें मिल नहीं पा रहे हैं इसके कारण से। अब इसमें परेशानी जो हुई है कि साइबर फ्रॉड, भाई मैंने तो साइबर फ्रॉड किया नहीं है, तो फिर मेरा अकाउंट फ्रीज कैसे हो गया? तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि साइबर फ्रॉड में ये कैसे आता है। तो साइबर फ्रॉड में क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी अकाउंट से साइबर फ्रॉड का अमाउंट आ गया और आने के बाद वो मान लीजिए 10 बजे साइबर फ्रॉड का पैसा ए अकाउंट में आया, ए अकाउंट ने क्या किया, 10:02 पर बी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, बी ने क्या किया, 10:10 के अंदर में उसने क्या किया कि सी में ट्रांसफर कर दिया। तो ये ट्रेल है, कंप्लीट है, यानी चेन वाइज ट्रेल होता है। पुलिस इसी ट्रेल को पकड़ती है अपने गोल्डन आवर के टाइम में, यानी जितने जल्द से जल्द पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलता है, पुलिस उस इंफॉर्मेशन के आधार पर जैसे जैसे पैसे ट्रांसफर हुए हैं जिस जिस अकाउंट में, उस अकाउंट को पुलिस इमीडिएटली फ्रीज करना स्टार्ट कर देती है। अब मामले में ट्विस्ट क्या आता है कि मालाबार गोल्ड, जो कि आप जानते होंगे बहुत ही प्रतिष्ठित एक ज्वेलरी की कंपनी है जो सोने का कारोबार करती है, उसके अकाउंट में 80 लाख रुपए पड़े हुए थे। अब 80 लाख रुपए में से कुछ एक ग्राहक आता है उनके पास, मालाबार गोल्ड के पास, और वो ग्राहक कोई जेवरात खरीदता है और खरीदने के बाद शायद 80,000 रुपए का वो क्या करते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं। यूपीआई से पेमेंट होने के 3 दिन के बाद इसमें उन्होंने क्या किया, पूरे बिलिंग सिस्टम, पूरा प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया, लेकिन 3 दिन के बाद जब वो बैंक से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है ड्यू टू दैट अमाउंट, यानी जो अमाउंट उस ग्राहक ने ट्रांसफर किया था, उस ग्राहक का अकाउंट साइबर फ्रॉड के अमाउंट में आया हुआ था। उस ट्रेल में जो मैंने आपको बताया था ABC करके, उस ट्रेल में उस ग्राहक का अकाउंट आया हुआ था, जिसका परिणाम क्या हुआ कि अब इनका भी ट्रेल में आ गया, जिस कारण से जो जहां पर ये साइबर फ्रॉड के कंप्लेंट हुए थे वहां के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी कि IO हैं, उन्होंने इनका अकाउंट को पूरा कर दिया फ्रीज होने के बाद अब ये ना तो अकाउंट की निकासी कर सकते हैं, यानी डेबिट फ्रीज है कंप्लीट। यहीं पर वो क्या कर रहे हैं कि सीधे उठा के मालाबार गोल्ड वाले दिल्ली हाईकोर्ट में केस फाइल कर देते हैं। 2025 की घटना है। अब जनवरी 2026 में जो ऑर्डर आया है दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है इस मामले को लेकर, अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था या कंपनी कोई भी अगर डायरेक्ट यानी प्राइमा फेसी अगर उसके खिलाफ अगर FIR नहीं है या डायरेक्ट वो इसमें संलिप्त नहीं पाया जाता है साइबर फ्रॉड में, तो उसके अकाउंट को फ्रीज नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2,
कि आप पूरे अमाउंट को फ्रीज नहीं कर सकते। कारण क्या है कि जितने अमाउंट का डिस्प्यूट है सिर्फ आप उतने ही अमाउंट का आप फ्रीज करिए, यानी लीन मार्क डालिए। तीसरा कि अगर BNSS, अगर भारतीय न्याय साक्ष्य संहिता को अगर हम देखें, BNSS को देखें, तो उसके सेक्शन 106 और 107 में विवाद है। विवाद क्या है? पुलिस को अधिकार है 106 के तहत किसी भी तरह की चोरी या किसी भी तरह के इस तरह के फ्रॉड के अमाउंट को सीज करने का। साथ ही साथ 107 में क्या है? 107 में है अगर मान लीजिए इसे ट्रेल के बाद, यानी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। मान लीजिए एक चोर है, उसने चोरी किया, चोरी करने के बाद उसने उस पैसे को बी को दे दिया और बी ने क्या किया, उस पैसे से संपत्ति खरीद लिया। तो पुलिस का 107 BNSS के आधार पर पुलिस क्या करती है कि उस जो संपत्ति है उसको क्या करती है, अपने कब्जे में ले लेती है। और ये कब्जे में लेने के लिए उन्हें मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना पड़ता है कि ये हम कब्जे में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेल के तहत आया हुआ है। यही सबसे बड़ा विवाद है साइबर फ्रॉड के अंतर्गत में, जिसमें 106 और 107 के जो अंतर हैं, जिसके कारण दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि आपको अगर सीज करना ही है, फ्रीज करना ही है, तो आप 107 के तहत मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके आइए, तब आप फ्रीज कीजिए। इसी के आधार पर आप देख रहे होंगे कि जितने भी लोग हैं उनको एक राहत तो मिली है। राहत क्या मिली है कि डायरेक्ट उनका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। जो लोग ये समझ रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट के मालाबार गोल्ड के फैसले के आधार पर कि मेरा अकाउंट तो फ्रीज नहीं होगा, तो मैं आपको एक जानकारी के आधार पर दे दूं, ये सिर्फ एक आधार बनेगा रिप्रेजेंटेशन के लिए। किस प्रकार से पुलिस का जो गोल्डन आवर होता है, साइबर फ्रॉड में इस गोल्डन आवर की बहुत अहमियत होती है, क्योंकि पैसा अकाउंट में ट्रांसफर होता है और वो पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इसी को पुलिस ट्रेल को कंप्लीट करने के लिए, इस ट्रेल को पकड़ने के लिए, जिससे कि जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उसके पैसे को सुरक्षित रखा जाए, पुलिस इस गोल्डन आवर को यूज करते हुए बैंक के साथ तालमेल बैठाते हुए सभी अकाउंट को फ्रीज करना स्टार्ट कर देती है। जिसका परिणाम क्या होता है कि कई निर्दोष लोग के अकाउंट इसमें फ्रीज के रूप में काम करना बंद कर देते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी होती है और जीवन जीने में और व्यापार करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आज के टाइम में भारत में जिस प्रकार से यूपीआई का उपयोग हो रहा है, हर छोटा व्यापारी, हर व्यक्ति यूपीआई से अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहा है और ले रहा है। जिसका परिणाम क्या हो रहा है कि अगर इस तरह के साइबर फ्रॉड जिस प्रकार से बढ़े हैं, उसका नतीजा क्या हो रहा है कि वो भी इस तरह के ट्रेल में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, जिसका परिणाम क्या हो रहा है कि उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब इसी चीज क्रम में अगर मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि अब इसमें उपाय क्या है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट के इस ऑर्डर से हमारे जीवन पर या इस तरह की परेशानियां जब आती हैं तो उसमें उपाय क्या होगा। तो उस उपाय के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, अगर किसी भी व्यक्ति के अकाउंट में मान लीजिए 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, वो किसी भी व्यक्ति से 1 लाख रुपए अमाउंट ले रहा है, तो उसके अकाउंट में 10 लाख है, उसने 1 लाख रुपए का अमाउंट लिया, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। और साइबर फ्रॉड के तहत जिस व्यक्ति ने आपको पैसा ट्रांसफर किया है उसके अकाउंट में 10,000 रुपये आया हुआ था, यानी कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो 10,000 रुपये है। तो आपके अकाउंट में 1 लाख आया, लेकिन उस 1 लाख में 10,000 का डिस्प्यूटेड अमाउंट है। तो पुलिस क्या कर रही है अभी के टाइम में, पूरे अकाउंट को आपको फ्रीज कर दिए, जिसके कारण आपके 10 लाख रुपए पूरा का पूरा फ्रीज हो जा रही है। जैसे ही आपका अकाउंट फ्रीज होता है बैंक के माध्यम से, पुलिस के आईओ के कहने पर, तो आपका पहला रोल क्या होता है कि बैंक को और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, पहले आप बैंक के पास जाएंगे कि भाई मेरे अकाउंट काम क्यों नहीं कर रहा है, उनसे सारी डिटेल्स ले लीजिए कि किस आधार पे आपने मेरे अकाउंट को फ्रीज किया है। उनसे पूरी डिटेल्स मिलने के बाद आईओ के पूरे मोबाइल नंबर, सारे डिटेल्स बैंक वाले आपको प्रोवाइड कर देते हैं, मेल वगैरह सब प्रोवाइड कर देते हैं और कितने अमाउंट का मामला है वो सब प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपका अगला रोल क्या होता है, एक बैंक को रिप्रेजेंटेशन देना कि सारे डिटेल्स के साथ में बैंक को, और साथ ही साथ आप आईओ को भी एक रिप्रेजेंटेशन लिखित वे में देंगे कि मेरे ये जो पैसे हैं इस माध्यम से आए हैं, जिसके सारे प्रूफ मेरे पास है, तो आप मेरे अकाउंट को डीफ्रीज कर दें। और अगर आपको लग रहा है तो आप मेरे उस अमाउंट को सिर्फ लीन मार्क कर दें। लीन का मतलब हो गया कि सिर्फ 10,000 रुपए आप
लीन करके रखें तब तक जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आप मेरे डॉक्यूमेंट्स को चेक करें और तब तक मेरे अकाउंट को आप लीन मार्क में रखें, जिसके परिणाम स्वरूप मैं बाकी पैसे का उपयोग कर सकूं और सिर्फ उतने ही पैसा आप रोक कर रखें जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और साथ ही साथ इस जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो ये फैसला आया है मालाबार गोल्ड के मामले में, इसका आप एक साइटेशन के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। इसका कतई ये इस ऑर्डर का जो दिल्ली हाई कोर्ट का मालाबार में मामला आया हुआ है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि पुलिस या कोई भी आईओ जिसके पास साइबर फ्रॉड के कंप्लेंट आए हैं वो किसी भी ट्रेल के अकाउंट को फ्रीज नहीं करेगा। ये डिस्प्यूटेड मैटर है 106 बीएनएसएस और 107 बीएनएसएस का, जिसे कि अब सुप्रीम कोर्ट में डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा मामला या इस दोनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी तो भाई सुप्रीम कोर्ट जैसे ही जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के ही फाइनल ऑर्डर पे या विधायक या संसद से ही अगर पास होता है, कानून में कोई बदलाव आता है, तभी इसमें फाइनल होगा कि भाई 106 का यूज कैसे किया जाए और 107 का कैसे किया जाए इस साइबर फ्रॉड के मामले में गोल्डन आवर के दरमियान। तो इस तब तक जब तक कि कंप्लीट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में नहीं आते हैं तब तक आपको एक रिप्रेजेंटेशन दोनों को, बैंक को भी और साइबर फ्रॉड के मामले में जो आईओ है उन्हें आपको देना पड़ेगा विथ डिटेल, सारे डिटेल। अगर आपके पास बिल है कि पैसा क्यों आया, कैसे आया, किसके थ्रू आया, सारे डिटेल्स के साथ आप बिल के साथ उनके पास रिप्रेजेंटेशन के साथ उन्हें आप देंगे। अगर वो आपको अगर डिफ्रीज कर देते हैं आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो बहुत अच्छा, आपके काम हो गए। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर आप दोषी नहीं हैं तो डेफिनेटली आपके अकाउंट को वो कंप्लीटली डिफ्रीज कर देंगे, जो भी लीन मार्क है वो भी हट जाएगा। लेकिन अगर इन केस आईओ या बैंक वाले आपका अकाउंट रिप्रेजेंटेशन के बाद भी अगर फ्रीज नहीं खोलते हैं यानी डिफ्रीज नहीं करते हैं तो अगला स्टेप है आप उस संबंधित थाना जहां पर ये केस रजिस्टर्ड हुआ है उस एरिया के उच्च पुलिस अधिकारी के पास जाकर आप वहां एक रिप्रेजेंटेशन दें। 70-80% केस में वहां से भी आपको रिलीफ मिल जाता है। अगर वहां से भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तब इस कंडीशन में आप वहां के संबंधित हाई कोर्ट में जहां पर ये केस है, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और साइबर क्राइम का फ्रॉड हुआ पड़ा है तेलंगाना में, तो आप तेलंगाना के हाई कोर्ट में जाकर वहां आप एक रिट फाइल करेंगे और अपनी बात जिस प्रकार से मालाबार गोल्ड ने रखा था इस साइटेशन का, मालाबार गोल्ड के इस केस को आप कोड कर सकते हैं और वहां अपने केस में इसे साइटेशन के तौर पर उपयोग में ला सकते हैं, जिसके तहत आपका अकाउंट अगर जेन्युइन ट्रेल का पार्ट नहीं है तो आपका अकाउंट वहां से डीफ्रीज के ऑर्डर आ जाएंगे। तो कहीं भी इस मालाबार गोल्ड के मामले में गलत एक परसेप्शन जो मार्केट में चल रहा है और जो जानकारी जिनके पास नहीं है मैं उनको बता दूं कि रिप्रेजेंटेशन तो बनता ही है, क्योंकि ये गोल्डन आवर पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यूज करेगी और आपको सिर्फ क्या करना है, कानून के तहत रिप्रेजेंटेशन के बाद अगर नहीं सोल्यूशन मिलता है तो आपको पुलिस के पास जाना पड़ेगा, हायर अथॉरिटी और हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, जहां से आपको रिलीफ मिल ही जाएगा। लेकिन आप ये कतई ना सोचें कि मालाबार गोल्ड के मामले में अब पुलिस आपके अकाउंट को फ्रीज होने से रोक लेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक डिस्प्यूटेड एक्ट का पार्ट है, डिस्प्यूटेड सेक्शन है 106 और 107 का, जिसे सुप्रीम कोर्ट ही किसी मामले में इसे सॉल्व करेगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी हो और साथ ही साथ आप लोगों को एक सलाह भी मैं देना चाहता हूं, कोई भी पेमेंट आप अगर लेते हैं तो उसके पूरे डिटेल आप किसी डायरी में, अगर आप पर्सनल इंडिविजुअल हैं तो किसी डायरी में आप नोट करके लिखिए कि भैया ये पैसा क्यों आया था, किस मद में आया था, किससे आया था, या व्हाट्सएप चैट के थ्रू इसको क्लियर कीजिए। अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या व्यापारी हैं तो आपके पास प्रॉपर बिल, जीएसटी और स्टॉक्स सारे मेंटेन होने चाहिए, जिससे कि आप इस तरह की परेशानियों से बच सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही फायदेमंद होगा वीडियो। नमस्कार दोस्तों।